नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। 40% कमीशन वाली सरकार, कर्नाटक में ये नारा अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हो भी क्यों ना, बीजेपी के राज में इतने सारे रिश्वतखोरी के मामले जो सामने आए हैं, कभी उनके मंत्री पर कमीशन लेने का आरोप लगता है तो कभी उनके विधायक के बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। ऐसे में संसद सदस्यता जाने के बाद पहले से ज्यादा आक्रामक हुए राहुल गांधी भी अपने हर संबोधन में कर्नाटक की सत्ताधारी पार्टी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। 27 अप्रैल को राहुल ने एक बार फिर चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी के कारनामों का बहुत ही सुंदर ढंग से बखान किया। राहुल ने एक बार फिर बीजेपी पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए। आपको याद होगा, मई 2022 में कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने दावा किया था कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें 2,500 करोड़ रुपए के बदले में मुख्यमंत्री पद की पेशकश करने के लिए संपर्क किया था, जिस पर राहुल गांधी ने घेरते हुए कहा कि बीजेपी एमएलए कहते हैं कर्नाटक सीएम का पद 2,500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, अप्रैल 2022 में भी ऐसा ही आरोप बीजेपी सरकार पर लगा था और ये आरोप लगाया था कर्नाटक के गदग जिले में स्थित बोले होसुर मठ के डिंगलेश्वर स्वामी ने, जिसको लेकर राहुल गांधी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। डिंगलेश्वर स्वामी गदग जी ने भी कहा कि बीजेपी ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब 40% नहीं लिए, सिर्फ 30% लिए, वो भी मठ से। मतलब एक तरफ धर्म की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ मठ को डिस्काउंट देते हैं। कुछ भी काम करवाना हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा 40% लगेगा। राहुल बीजेपी की सबसे कमजोर नस पर हमला बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के संतों से भी कमीशन नहीं छोड़ती। राहुल पूछते हैं कि आखिर आपकी जेब से निकाला जाने वाला पैसा जा कहां रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा वाला मामला भी आप सभी को याद ही होगा। इनकी वजह से तो एक ठेकेदार ने जान ही दे दी थी। संतोष पाटिल ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के काम का 4 करोड़ रुपए बिल पास करने के लिए 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। राहुल इसे भी खूब उछाल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की, जवाब छोड़ो, रिसीव ही नहीं की। उन्हीं ईश्वरप्पा से मोदी की बात करते हुए एक वीडियो ट्विटर पर डालकर कांग्रेस ने तूफान खड़ा कर दिया है। उस वीडियो में पीएम मोदी को ईश्वरप्पा से फोन पर बात करते हुए सुना जा रहा है। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। हैरानी की बात यह है कि पीएम ईश्वरप्पा से खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन असल में इन्हीं के मंत्री और विधायक या उनके परिवार वाले रिश्वत ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय पीएम उनसे प्रसन्न है। यानी राज्य में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है। कर्नाटक की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि कांग्रेस का हर दांव यहां काम कर रहा है। राहुल ने भी कर्नाटक चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। 27 अप्रैल को वो उडुपी पहुंचे थे। उडुपी ही वो जगह है जहां 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हिजाब विवाद काफी गरमाया था। देश ही नहीं, दुनिया में इस विवाद ने तहलका मचाया था। उडुपी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने यहां पर सबसे पहले मछुआरा समुदाय को अपने पाले में किया और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी। लेकिन इस बार कांग्रेस जबरदस्त तैयारी के साथ मैदान में है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने मछुआरों को साधने की कोशिश की है। 3 चीजें हम आपके लिए करेंगे। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मछुआरों के लिए, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन मछुआरों की महिलाओं के लिए और 25 रुपए लीटर डीजल सब्सिडी, 500 लीटर प्रतिदिन। इसके अलावा उडुपी की 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय है और हिजाब विवाद के चलते इस समुदाय में बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है। ऐसे में जानकारों का दावा है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। राहुल ने 27 अप्रैल को जहां उडुपी की जनता को साधा, तो वहीं महासचिव प्रियंका गांधी चिकमंगलूर पहुंची थी। चिकमंगलूर वही जगह है जहां से 1978 में इंदिरा गांधी ने उपचुनाव लड़ा था। इंदिरा ने नारा दिया था, एक वोट अपनी छोटी बेटी को दो। उन्होंने बैलगाड़ियों के साथ ही पैदल प्रचार किया था। उसी को याद करते हुए प्रियंका ने राहुल के लिए भावुक बयान दिया।
उन्होंने कहा, जिस तरह से झूठे मामलों में फंसाकर भाई राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया है, 45 वर्ष पहले दादी इंदिरा के साथ भी ऐसा ही किया गया था। तब चिकमंगलुरु के लोगों ने उन्हें फिर से संसद में पहुंचाया था। आज इसी तरह उनके पोते राहुल को भी झूठे मामले में संसद से बाहर किया गया है। प्रियंका ने कहा, राहुल और मेरे पूरे परिवार को पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कांग्रेस कर्नाटक में हर दांव चल रही है। हालांकि कर्नाटक की जनता को साधने की तैयारी कांग्रेस ने 1 साल पहले ही कर दी थी, जब पार्टी ने कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया था। इतना ही नहीं, ईश्वरप्पा वाला मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने पेसीएम के पोस्टर्स छपवाए थे और पूरे कर्नाटक में इन पोस्टर्स को फैलाया था। यानी लंबे समय से कांग्रेस कर्नाटक चुनाव की तैयारी में लग गई थी। इसके अलावा कर्नाटक भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ही तरह पंजे से छीनी हुई सरकार है। यानी यहाँ की जनता ने चुना तो कांग्रेस को था, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी की और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये भी बीजेपी की कमजोर कड़ी बन गया है, जिसे कांग्रेस खूब भुना रही है। हर सभा में राहुल कर्नाटक की जनता को बीजेपी का वो धोखा याद दिला रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। ये सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है, और ये सच्चाई है, और पूरा कर्नाटक इस सच्चाई को जानता है। यानी मैं एक बार फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगी कि कांग्रेस के पास कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ मुद्दों की भरमार है। अब कांग्रेस का कौन सा तीर निशाने पर लगता है या कोई भी नहीं लगेगा, ये तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।